इन लोगों ने वही कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, घरों में बैठ जाओ और चुपचाप रहो, नहीं तो इससे माहौल बिगड़ जाएगा। यही काम इन्होंने बाबरी मस्जिद के पहले किया था और बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने बेचा है। और अब ये एक एक मस्जिद को बेचेंगे, एक एक हिजाब बेचेंगे, एक एक दाढ़ी बेचेंगे, एक एक का ईमान बेचने की कोशिश करेंगे। इतनी बुज़दिली आ कहाँ से गई इन लोगों में, इतनी ज़मीर फरोशी आ कहाँ से गई? तौकीर रज़ा साहब ने किया ना, वो भी बहादुर आदमी है कि जो भी पैसा आप इन तंजीमों को दोगे वो डायरेक्ट आपने आरएसएस को दिया अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। और उस समय आप याद कीजिए बाबरी मस्जिद के टाइम इन लोगों को शर्म नहीं आई, श्री श्री से मिलने जा रहे हैं उसकी बंगले पे। मदरसों में जो पैसा आ रहा है ये कानूनी तौर पे आ रहा है, इसमें मुसलमानों का भी हिस्सा है। जो पूरे देश का जो बजट बनता है किसी भी स्टेट का, उसमें मुसलमानों का भी तो हिस्सा है। बाबरी मस्जिद जो आपकी जगह ही नहीं है, अल्लाह की जगह की है, उसके लिए आप मीडिएशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब जो मदनी जी के आंसू बहे थे वो किस लिए बहे थे? इस बात से वो बच सकें कि वो आरएसएस और मनुवादी ताकतों से मिलके मुस्लिम कम्युनिटी को, SC ST OBC कम्युनिटीज़ को जो है वो डरा रहे हैं। इस तरीके के अपने जो गंदे घिनौने कारनामे थे उसको छुपाने के लिए ज़बरदस्त आंसू बहाए। ये मदनी जी ने या मोदी जी के किसके आंसू ज़्यादा इफेक्टिव लगे जनता को? मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह से पूरे देश में पिछले 8 साल से मुसलमानों के हालात बने हुए हैं, बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी, बुर्का, 3 तलाक, इन सारे मसलों को लेकर लगातार टीवी पर डिबेट्स होती हैं। ऐसे में मुसलमान बार बार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी मिल्ली तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं। मुसलमान उनकी तरफ देख रहे हैं और ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि इनकी तरफ से हमें कोई रहनुमाई मिलेगी ताकि इस तरह की जो हमारे साथ हरकतें की जा रही हैं उससे निजात मिले। जब इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, लोग बार बार सवाल करने लगे इन तंजीमों के जिम्मेदारान से कि करोड़ों रुपए आपको चंदा मिलता है। वो लोग जो ज़रा सी बात पर कांग्रेस सरकार में रामलीला ग्राउंड भर दिया करते थे, पिछले 8 साल से वो ऐसी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? ये सवाल बार बार जब किया जा रहा है तो ऐसे में पिछले महीने कुछ प्रोग्राम्स दिल्ली में देखने में आए। एक प्रोग्राम देवबंद में भी हुआ। मुस्लिम मजलिस मशावरत ने 2 प्रोग्राम किए, अपने मेंबर्स जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ एक बैठक की, उसके साथ ही 2 दिन का पब्लिक गैदरिंग उन्होंने इस्लामिक कल्चर सेंटर में किया। उसके बाद जमात उलमा हिंद ने 2 दिन के लिए देवबंद में अपने पूरे मजलिस शूरा को बुलाया और मंथन किया गया और एक उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया। इसके अलावा एक तीसरी कोशिश पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब के ज़रिए की गई, जिसमें पूरी इंडिया से इंटेलेक्चुअल आए। लेकिन इन तीनों मीटिंग के बाद मीडिया रिपोर्ट्स जिन्होंने बारीकी से उसको देखा, उसको कवर किया, तो ये बात निकलकर सामने आई कि तीनों ही मीटिंग्स में कोई कंक्लूजन नहीं निकलकर सामने आया, कोई ऐसी ठोस रणनीति नहीं बनाई गई जिससे मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद किया जा सके, अपनी आवाज़ सरकारों तक और पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई रणनीति बनाई जा सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महमूद पराचा हैं और उसके साथ ही हम बात करेंगे। मैं अभी उस प्रोग्राम के बाद मौलाना महमूद मदनी तमाम टीवी चैनल्स में गए और अपनी बात वहाँ पर रखी। उसको लेकर भी ख़ासतौर से सोशल मीडिया में नौजवान, मुस्लिम नौजवान एक्टिव हैं, वो उसको लेकर, उसकी कई चीज़ों को लेकर परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं। महमूद साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अब हम आपसे बार बार बात करते हैं और बार बार आप ये कहते हैं कि सड़कों पर आना चाहिए, मुस्लिम तंजीमें इस मोड में नज़र नहीं आ रही हैं। अब भी यही कहा जा रहा है कि हम कोर्ट्स में जाएंगे, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। एक रेजोल्यूशन ये भी आया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त मांगा गया है, उनसे मुलाकात करेंगे, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे, योगी से मुलाकात करेंगे और अपने जो मसाइल हैं उनको उठाने की कोशिश करेंगे। तो क्या समझते हैं, जिस तरह की ये कोशिश की गई, 3 प्रोग्राम दिल्ली में हुए, उसको किस तरह से आप? देखिए, हम तो और हमारे चंद साथी और जो भी इंटेलिजेंट आवाज़ें हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज़ की कम्युनिटी की, महिलाओं की, वो तो सीधी सीधी एक ही बात कर रहे हैं। एक ही रास्ता है, इसमें कोई बहुत बड़े बड़े कोई सेमिनार और जलसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और हमारे बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तारियां देनी है, कोर्ट अरेस्ट करना है। ये 2 तरीके हैं
इस मनुवादी मानसिकता की सरकार को सही रास्ते पे लाने के, जिसकी सफलताएं हम देख ही चुके हैं। एक CNRC के प्रोटेस्ट में जब मुस्लिम ख्वातीन ने किया, और दूसरी किसान आंदोलन में। अब जब ये दबाव हमारी और सभी सच्चे और बहादुर लोगों की तरफ से बन रहा है, तो ये बिल्कुल इनका चेहरा जो है बेनकाब हो रहा है कि जो बात हम कहते हैं और लोग कहते हैं कि ये लोग तो मिले हुए हैं RSS से, यही तो जो बहादुर लोग हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो संविधान से प्यार करते हैं, उसको बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे आना चाहते हैं। जो सरकार सिर्फ पुलिस तंत्र से और डंडा तंत्र से जो सच्चाई और ईमानदारी से कोई बात रखना चाहते हैं, उसको दबाना चाहती है, तो वो उसको बहादुरी से मुकाबला करना चाहते हैं और सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि वो संविधान से चले, मनुस्मृति से ना चले, संविधान से चले। तो उन लोगों, वो जो इतना दबाव बन जाता है, इन लोगों की चेहरों से नकाब उतरने लगते हैं कि ये तो मिले हुए ही हैं। और ये हर चीज़ में, एक तो जो इनके आका बैठे हैं RSS और मनुवादी मानसिकता के लोग नागपुर में, हर चीज़ उनसे पूछ के ही करते हैं, उनके इशारे पे करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है कि किस तरीके से मनुस्मृति लागू की जाए। उसमें क़यादत को हाईजैक करके जो बहादुर अवाम है, SC भी बहादुर हैं, ST भी बहादुर हैं, माइनॉरिटीज़ भी बहादुर हैं, OBC भी बहादुर हैं, महिलाएं भी बहादुर हैं। महिलाओं ने तो साबित करके दिखा दिया, मुस्लिम महिलाओं ने CNRC के प्रोटेस्ट में। तो ये सब बहादुर लोगों को, ये जो बाकी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो ये कहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता है, वो कंट्रोल कैसे करके रखेंगे? इन्हीं के लीडर्स तो पकड़ेंगे ना। जो लीडर्स पहले उनको बनाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है अपनी क्रिमिनल मीडिया द्वारा, उनके बड़े बड़े इंटरव्यू किए जाते हैं और वो बैठ के ऐसी बातें करते हैं कि जो ये सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, इससे बढ़िया किसी ने काम ही नहीं किया, बाबरी मस्जिद चली गई तो कोई बात नहीं है, ये क्या है, हमने तो वो दे दी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भारत का संविधान पे कितना बड़ा अटैक हुआ है। सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है। वो जाके ये कहते हैं कि जब CNRC का एक ये मौलाना जो बहुत बड़े हैं, वो ये कह रहे थे कि CNRC के कोई कौन कैसे आएगा मेरे मुल्क बाहर से। वो भी अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो देखेंगे CNRC में कैसे कह रहे थे कि कोई मुसलमान की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं मानूंगा। इस तरह की बातें कर रहे हैं जो मतलब बिल्कुल ही, जो जैसे एक और साहब थे, उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो कुरान शरीफ भी उन्होंने आयतों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया था। और अभी उनको देखिए सुप्रीम कोर्ट से हमने उनकी बेल जो है नहीं होने दी, तो अब वो एकदम भारत के संविधान को मानने लगे ना। और भारत के संविधान की ताकत से ही, हमने तो अपनी पब्लिसिटी भी नहीं कराई इतनी। अगर ये तंजीमें ये काम कर लेती तो इसका कितना बड़ा ढकोसला बनाया जाता और कितने सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाते। तो ये काम हमने फ्री में कर दिया। बस जो वो हैं, वो उनके ऊपर अब ये बंदिश है कि उनको एक तो ज़मानत नहीं दी गई, 3 महीने के लिए उनको इंटरिम ज़मानत पे छोड़ा गया है, इस शर्त पे कि आप मीडिया से बात ही नहीं करोगे और इस तरह की जो बदतमीज़ियाँ आप करते थे वो बिल्कुल नहीं करोगे। तो ये काम तो उन्हें करना नहीं है। उन्हें तो ये काम करना है कि उन जैसे लोगों को और बढ़ावा दें। ये काम वो कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये जो मीटिंग्स हुई हैं ना, ये सभी जिन्होंने बुलाई थी वो तो कन्फर्म बुज़दिल हैं और RSS से मिले हुए हैं जिन्होंने बुलाई थी। इसमें कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश किसी को भी हो तो मैं उसको जवाब देने को तैयार हूँ, उसको सबूत भी देने को तैयार हूँ, एक एक आदमी के। अब जो उसमें आए थे लोग, आप लोगों ने तो अटेंड किए हैं, उसमें जो ईमानदार और बहादुर लोग थे उन्होंने क्या बात कही? जो हम कहते हैं कि प्रोटेस्ट होने चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, आईनी हक है हमारा, और जो हमें कोर्ट अरेस्ट करने चाहिए। जो उनमें बाईमान लोग थे, जो बेईमान है, उन्होंने बुलाई वो मीटिंग है। लेकिन वहाँ भी देखिए बड़े छांट के बुलाए होंगे ना उन्होंने, लेकिन वहाँ भी ईमानदार लोग और बहादुर लोग पहुँच गए, उन्होंने कहे। लेकिन उसके बाद उनकी किसी भी बात पे अमल करने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों ने वही कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, घरों में बैठ जाओ और चुपचाप रहो, नहीं तो इससे माहौल बिगड़ जाएगा। यही काम इन्होंने बाबरी मस्जिद के पहले किया था और बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने बेचा। और अब ये एक एक मस्जिद को बेचेंगे, एक एक हिजाब बेचेंगे, एक एक दाढ़ी बेचेंगे, एक एक का ईमान बेचने की कोशिश करेंगे। तो इन लोगों को हटा के, अगर ये सुधरते नहीं हैं
अच्छे लोगों को जो इनके ही कार्डर्स में है, ईमानदार, एक से बढ़कर एक बहादुर और ईमानदार आलिम इन्हीं के कार्डर्स में है, उसका दम घुटता है इन तंजीमों में। लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी तंजीम है, इनके खुद के जिन अपने बुजुर्गों के बारे में ये बोलते हैं वो बुज़दिल थे क्या इनकी तरह? कह रहे हैं ना हमारा इतिहास रहा है गिरफ्तारियां देने का। अरे वो आपके बुजुर्ग थे जो बहादुर थे, आप नहीं हो वो। बात ये भी कही फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार रहे हैं मुसलमान। हाँ तो वो रहे ना इनके बुजुर्ग, अपने बारे में बताए ना। ये तो डर के मारे और लालच के मारे ये पूरी कौम और मिल्लत को बेच रहे हैं। अपने बुजुर्गों से ही कुछ सीख लें। मुझे तो इसी बात पे हैरानी हुई है कि कैसे इतने अच्छे लोगों की औलादें ऐसी निकली हैं। यह है सबसे बड़ी हैरानी की बात। इतनी बुज़दिली आ कहाँ से गई इन लोगों में, इतनी ज़मीर फरोशी आ कहाँ से गई? खुद ही बता रहे हैं ना इनके बुजुर्ग कैसे थे। उनका ज़र्रा बराबर भी अगर ये उनके कारनामों पे अमल कर लें, ज़र्रा बराबर भी, तो आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये तो उनसे उनके दुश्मन हैं, ये अपने बुजुर्गों के, उनके बरखिलाफ काम कर रहे हैं। ये है इनकी असलियत। तो ये बात है असली। जो भी इंसान, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, कोई भी इंसान जो आप लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने से रोकता है, डराता है या डाइवर्ट करता है, वो आरएसएस के डायरेक्ट टच में है। ये समझ लो आप, वो आरएसएस के चुंगल में है, लालच की वजह से या डर की वजह से। और जो भी इंसान, कोई और रास्ता है ही नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए बोलता है और गिरफ्तारियां देने के लिए बोलता है। सिर्फ बोलता ही नहीं, आता भी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सब लोगों को, बुज़दिलों को मैं मौका दे रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद ऐलान करूँगा और मैं खुद जाऊँगा। तौकीर रज़ा साहब ने किया ना, वो भी बहादुर आदमी है। तो जो करेगा वो ईमानदार है, जो नहीं करेगा वो बेईमान है, बुज़दिल है, उसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। वो झूठा है, उसकी ट्रेनिंग वही मनुवादी आरएसएस के कर रहे हैं जिनको सिर्फ झूठ बोलना ही आता। एक बात जमात के ज़रिए एक हफ्ता पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें तीसरा पॉइंट ये था कि टीवी डिबेट्स में मुसलमान ना जाएं। उसके बाद प्रोग्राम के बाद उसकी तशहीर के लिए तमाम चैनल्स में मौलाना गए। उसमें जिस तरह की बातें हुई उस पर भी सवाल किया जा रहा है। उसकी बात, जैसे उन्होंने कहा कि तमाम मदारिस की ग्रांट बंद कर देनी चाहिए, जिसको चलाना अपने पैसे से चलाए, कौम चलाएगी, कि सरकार को कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने की। तो कहीं ना कहीं वो असम के सीएम की बोली बोल रहे हैं। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, अब हम जैसे लोगों की वजह से इनके चंदे पे कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि जो भी पैसा आप इन तंजीमों को दोगे वो डायरेक्ट आपने आरएसएस को दिया अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि चाइना फ़ायदा उठा रहा है, हमारे देश का बिजनेस ले जाके, हमसे पैसा ले जाके हम पे अटैक कर रहा है, वैसा ही काम है। अगर आप एक भी रुपया इन तंजीमों को दोगे तो वो आरएसएस इस्तेमाल करेगी मुस्लिम कम्युनिटी को मारने के लिए। ये बात समझनी चाहिए। अब इनके हाथ तो लगे लगाए एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है ना। अब इसमें देखिए, जो आपदा में अवसर तलाशने की बात मोदी जी ने बताई है, इससे अच्छी क्या बात होगी कि सरकारें जो हैं वो बोलें कि हम पैसे नहीं देंगे। ठीक है, पैसे सरकार कोई अपनी जेब से नहीं देती है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन अब ये बात बता के कि जो हमारे सारे इदारे हैं, हमारे जो मदरसे हैं, वो तो अब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, लाओ पैसे। इससे बड़ी आपदा में अवसर तलाश हो सकता है तो वो बेचारे क्यों नहीं करेंगे इस काम को? वो तो बिजनेसमैन ही है ना। जो ज़मीर बेच के पैसे कमा रहे हैं उनको एक और मौका मिल रहा है। ये तो एक बात है। अब जो देश का जो निज़ाम है, हमारे संविधान है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जो देश का बजट बनता है, वो इस देश का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2-3 चीज़ें जो दी हैं बराबरी की, और इस देश में हर एक नागरिक को, हर एक सिटीज़न को, हर एक बाशिंदे को मालिक बनाया। उसका मतलब क्या है कि बजट का जितना भी हमारा सरमाया है ना, बजट हो या किसी भी तरीके की बात हो, जो भी मुल्क का सरमाया है उस पे उस कम्युनिटी का उतना हक है, उतना वो मालिक है जितनी उसकी संख्या है। तो मुस्लिम कम्युनिटी करीब 15% है सेंसस के हिसाब से। तो 15% देश का सारा सरमाया मुस्लिम कम्युनिटी का है। किसी का कोई दे या ले नहीं रहा है, वो है ही मुस्लिम कम्युनिटी का। तो किस स्टेट ने अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में एलोकेशन की है उनके कामों के लिए, ये मुझे बता दें। तो ये आपका हक है। भारत के अंदर जो भी कुछ है ना, अगर किसी एक्टिविटी पे खर्च हो रहा है तो वो आप ही का तो पैसा है, उसमें आपका हक है
तो सरकार का पैसा कोई सरकार घर से नहीं लाती ना अपने, हमारा आपका ही पैसा है, जो विल ऑफ द पीपल है वो पास करती है उसमें कि इतना पैसा देना है। अगर कोई ऐसी हालात पैदा हो जाए कि कोई सरकार ऐसी आ जाए जो संविधान का पालन ना करे, तो आप कोर्ट जाके उसको ले सकते हैं या पीसफुल प्रदर्शन करके ले सकते हैं उस अधिकार को। तो मदरसों में जो पैसा आ रहा है ये कानूनी तौर पे आ रहा है, इसमें मुसलमानों का भी हिस्सा है। जो पूरे देश का जो बजट बनता है किसी भी स्टेट का, उसमें मुसलमानों का भी तो हिस्सा है अपनी परसेंटेज की मिकदार के हिसाब से, तो उसमें से आ रहा है। इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है ना, लेकिन उनको ये बात हो सकता है समझ में ही ना आती हो। ज्ञानवापी पर पूरी तरह से खामोश रहे और ये कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। जो वहाँ की मुंतजिमा कमेटी है ज्ञानवापी की, उनसे बात करनी चाहिए और मामला कोर्ट में है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल ये होता है, जब बाबरी मस्जिद का केस आया तो देखने में आया किस तरह से NSA के घर पर या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के घर पर तमाम मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद बाहर आकर ये बयान दिया गया और लगातार देते रहे मुसलमान। कई सालों से बयान चल रहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। तो क्या अब ज्ञानवापी पर भी यही बयान दिया? देखिए, अगर वो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर वो बोल भी देते तो क्या हो जाता? पहली बात तो ये है, अगर वो बोल देते तो कौन सा तूफान आ जाता। वो तो कौम और मिल्लत को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं कि बोलना ही नहीं चाहिए, ले जाओ ज्ञानव्यापी भी। जैसा माहौल हम सब लोगों ने RSS की साजिश करके पहले किया था बाबरी मस्जिद के टाइम पे, उस वक्त का नैरेटिव समझिए आप। क्या था नैरेटिव? जो नॉन मुस्लिम तंजीमें थी, जो नॉट हिंदूवादी, जो मनुवादी संगठन थे, वो क्या माहौल बना रहे थे कि अगर बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला आया तो पूरे देश में कोहराम मच जाएगा। हम पार्लियामेंट, हमारे पास पार्लियामेंट है, हम पार्लियामेंट पे दबाव बना के कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, हम कानून बनवाएंगे। अगर पार्लियामेंट भी नहीं करेगी तो पूरे देश में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। एक माहौल ये बनाया गया। दूसरी तरफ जितने भी हमारे ये ज़मीर फरोश कायद थे, वो क्या माहौल बना रहे थे? अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आया तो हम कोर्ट का फैसला हमें मान्य होगा, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यही माहौल क्रिएट किया गया ना। अब कोई जज होते, ईमानदार भी जज होते या बगैर दबाव वाले भी जज होते, हालांकि जजेस तो बोल ही रहे हम पे दबाव था। उन्हीं जज साहब ने बोला था, चीफ जस्टिस साहब जब बने थे बाद में, 4 जजों में से वो भी थे। फिर अब क्या है पता, दबाव में ही उन्होंने ये फैसला किया हो और उसके बाद फिर राज्यसभा भी मिल गई उन्हें। तो वो तो कह रहे थे पहले कि दबाव है हम पे, जनता से कह रहे थे आओ प्रोटेस्ट करो, नहीं किया जनता ने, तो बाबरी मस्जिद का फैसला, खैर वो एक अलग बात है। तो अब जब ये फैसला आ ही गया, यही टेक्निक अब दोबारा अपनाई जा रही है। एक माहौल तैयार किया जाएगा कि ज्ञानव्यापी के अगर पक्ष में फैसला आ गया तो बहुत बड़ा गदर हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, माहौल ख़राब हो जाएगा देश का, और अगर खिलाफ गया तो कुछ भी नहीं होगा, सबको मान्य है। तो ये माहौल दोबारा तैयार किया जा रहा है। और इसकी एक कड़ी ये भी होती है कि जो पूरे दुनिया को ये नज़र आए कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं इनसे, मतलब इनको सेटिस्फाइड हैं। एक मैसेज ये भी देना होता है। और फिर वो तो है ही, पेट्रोल पंप, उसके वीडियो फोटो शेयर हाँ किए जाते हैं ना, बाकायदा एजेंसी, सरकारी एजेंसीज करती हैं क्या दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है। और ये लोग तो इतने खुश हंसते कूदते ही निकलते हैं ना बाहर, ये कोई रोता हुआ तो या उदास तो निकलता नहीं है। हंसते कूदने की एक और भी वजह होती है, कितने पेट्रोल पंप मिलते हैं, कितनी एजेंसियां मिलती हैं, कितने फ़ायदे वो उस वक्त उठा के जाते हैं। और अंदर आप लोगों को उनसे कौन गया है, क्या पता एक भी बात ना होती हो, क्या पता एहतजाज ही ना होता हो, ये तो आप बढ़िया कर दिया, ज़रा वो मुझे 2 पेट्रोल पंप जो मेरे चल रहे थे उसका क्या हुआ, ये बातें करके ही आ जाते हैं ये लोग। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये उस साजिश का दोबारा रिपीटिशन है और हर जगह यही रिपीट होगा। और उस समय आप याद कीजिए बाबरी मस्जिद के टाइम इन लोगों को शर्म नहीं आई, श्री से मिलने जा रहे हैं उसकी बंगले पे, और वो बहुत ही बेहतरीन बंगला है, मैं तो सुना है, देखा तो इन्हीं लोगों ने होगा। वहाँ तो किसी का भी ईमान डोल सकता है, ऐसा आलीशान उनका बेडरूम बताया जाता है। तो अब ये पता नहीं किस किस बेडरूम में उनके हो क्या हैं, ये तो यही बताएंगे। क्या ज़रूरत थी जाने की? मीडिएशन के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ये हमारी क़यादत थी। बाबरी मस्जिद जो आपकी जगह ही नहीं है, अल्लाह की जगह की है, उसके लिए आप मीडिएशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। केस हार जाते कोई बात नहीं थी,
आप उसका सौदा करने के लिए जा रहे हैं। आपने उसका सौदा किया, ये भी कोई बात नहीं, तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हम सौदा करने लायक हैं। हम मस्जिदों का सौदा करने की हैसियत है किसी भी मुसलमान की? हमारा हक क्या है उस पर, जो हम उसके बारे में जाके नेगोशिएट करेंगे? कोई ज़बरदस्ती गैर कानूनी तरीके से किसी भी मजबूरी में छीन ले, हमसे छीन ले, हम तैयार तो ना हो, लेकिन तैयार करना है, क्योंकि मनुवादी ये जानते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ या महिलाओं में से कोई भी पक्ष खड़ा हो गया तो मनुवादी उनके सामने टिक नहीं सकते। तो इसीलिए उनकी क़यादत खरीदी जाती है। क़यादत को ठीक करें। ये सभी लोग गद्दार हैं। जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मना करता है वो गद्दार है। सबसे बड़ा टेस्ट है। और पीसफुल प्रोटेस्ट ये सारे मिल के भी नहीं रोक पाएंगे। हम लोग करेंगे अगर कोई नहीं करेगा तो, हम लोग गिरफ्तारियां देंगे अगर कोई भी नहीं करेगा। और हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, ये मनुवादी सुन ले ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ ये, और मेरे साथ पूरी आवाम है। मैं सिर्फ कुछ